Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we will explain surgical considerations of impacted canine for orthodontic treatment. Consideration for orthodontic treatment are interceptive treatment, surgical exposure, methods of applying traction, retention consideration. In this video, we will explain interceptive treatment and surgical exposure. So what is interceptive treatment? Interceptive treatment is basically the prevention of impacted canine. Any measure taken to stop or to prevent the impaction of the canine is interceptive treatment. So when the clinician suspect early signs of impaction, then an attempt should be made to prevent its impaction. These measures taken by the clinician to stop or to prevent the impaction is known as interceptive treatment. As we know that the arch length and uh, mesodistal dimension of the tooth uh, that plays an important role in the impaction of the canine. When there is a discrepancy between these two factors, then this is the most common cause for the impacted canine. So when the clinicians suspect that there is a chance of infection, then the early removal of impact deciduous canine at the age of 8 or 9 years will enhance eruption and self-correction of labial infection. इनिशियल ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जब की जाती है इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसका मकसद क्या होता है कि वो क्या करती है कि वो स्पेस क्रिएट करती है इम्पेक्टेड केनाइन के। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द केनाइन, तो यहाँ स्पेस जो है वो क्रिएट किया जाएगा और इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाया जाएगा। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि आपको प्री मोलर्स भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अगर जो है वो स्पेस डेफिशिएंट हो। ठीक है, सर्जिकल एक्सपोजर कब किया जाता है? सर्जिकल एक्सपोजर उस वक्त करते हैं जब आपने इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट की और वो नाकाम हो गई, यानी इनइफेक्टिव हो गई, या इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आपका जो टूथ है वो बहुत क्या है, डीप पड़ा हुआ है और टूथ जो है वो खुद ब खुद जो है वो नहीं निकल सकता। एंड यू हैव आल्सो अटेम्प्टेड बाय क्रिएटिंग अ स्पेस इन द आर्च, तो फिर आपने क्या करना है, सर्जिकल एक्सपोजर करना है। सर्जिकल एक्सपोजर आपने कब करना है? शुड बी अटेम्प्टेड 6 months आफ्टर रूट फॉर्मेशन। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने जब सर्जिकल एक्सपोजर करना है तो फ्लैप डिजाइनिंग करनी है। और फ्लैप डिजाइनिंग देखें यहाँ दिखाई गई है, यहाँ पे 4 कॉर्नर फ्लैप दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अटैच जिंजाइवा को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। अटैच जिंजाइवा को प्रिजर्व करना है। जब आप फ्लैप लेते हैं, इसको एपिकली एपिकली पोजीशन करते हैं, तो एपिकली जब पोजीशन करते हैं तो इस अटैच जिंजाइवा को आपने रिमूव नहीं करना। ठीक है, पहली बात यह है कि अटैच जिंजाइवा इस क्राउन के इर्द गिर्द जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये एक मैंडेटरी वो है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है इस फ्लैप का है वो ये है कि दिस फ्लैप शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट शुड गाइड द इम्पेक्टेड टूथ। ठीक है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इसका जो नेचुरल पाथ ऑफ इरप्शन है इसमें इसको फैसिलिटेट करे। तो ये दो हो गए, एक ये है कि आपने अटैच जिंजाइवा को प्रिजर्व करना है और दूसरा जो है इसका नेचुरल पाथ ऑफ इरप्शन को, इसको टूथ को फैसिलिटेट करना है। ठीक है, अब हम बाद में देखेंगे इसमें कि यहाँ देखें, यहाँ भी उसको रिफ्लेक्ट किया गया है, पूरा जो फ्लैप है उसको रिफ्लेक्ट किया गया है और दोबारा इसको इसके ऊपर जो है ना रीपोजिशन किया जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में। तो यहाँ देखें ये अटैच जिंजाइवा वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये उसके साथ अपनी जगह पे रीगेन कर लेगा, अटैच जिंजाइवा यहाँ पे आ जाएगा। इन इन प्रोसीजर्स को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ भी देखें आपको एडिक्वेट
जो है वो अटैच जिंजाइवा नज़र आ रहा है, ठीक ठीक है ना? यहाँ पे आपको बल्ज है क्राउन का और जिंजाइवा यहाँ पे देखें थिन हो चुका है, ठीक है? जब आप यहाँ एपिकल पोज़ीशन फ्लैप लेंगे या इसको सर्जिकली एक्सपोज़ करेंगे, तो जो क्राउन आप एक्सपोज़ करेंगे, उसके सराउंडिंग में आपको अटैच जिंजाइवा सफिशिएंटली मिलेगा, ठीक है? अच्छा, टेक्नीक्स क्या हैं? एक आपके पास सर्जिकल एक्सपोज़र के लिए ओपन टेक्नीक है, दूसरी जो है क्लोज़ टेक्नीक है। ओपन टेक्नीक हैज़ गॉट 2 टाइप्स एक्सिजनल अप्रोच है और एपिकली पोज़ीशन्ड फ्लैप है। इसी तरह क्लोज़ में भी 2 हैं, एक क्लोज़ इरप्शन टेक्नीक है, एक ओपन विंडो टेक्नीक है। अच्छा, यहाँ पे ओपन विंडो टेक्नीक को आप इस ओपन टेक्नीक के साथ कन्फ्यूज़ ना करें, ठीक है? ये जो ओपन विंडो टेक्नीक है, इसमें ये है कि इस टेक्नीक में बेसिकली द K9 इज़ मूव इंट्रा-ऑसियसली बोन के अंदर आपने उसको ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, उसको मूव करना है टनल के अंदर, बोनी टनल के अंदर। तो उसमें आपने एक विंडो बनानी होती है जिसमें से आप क्या करते हैं, आप K9 को ट्रैक्शन उस करते हैं, उसको यानी बाहर निकालते हैं। इस वजह से ओपन विंडो को वर्ड यूज़ किया गया है। दिस इज़ नॉट एन ओपन टेक्नीक, दिस ओपन विंडो इज़ द क्या है टेक्नीक ऑफ ए क्लोज़ टेक्नीक, इज़ अ पार्ट ऑफ ए क्लोज़ टेक्नीक, ठीक हो गया? अच्छा, now open technique, as we said, there are two types, excisional approach and apically positioned flap. अब हम देखेंगे एक्सिजनल अप्रोच क्या है। जैसे नाम बता रहा है, आपने सॉफ्ट टिश्यू को एक्सरसाइज करना है और एपिकली पोजीशन को फ्लैप को लेके उसको एपिकली पोजीशन कर देना है, ठीक है? अब हम इसको देखते हैं। ये देखें ओपन टेक्निक आ गई। एक्सिजनल अप्रोच मीन कि हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज करेंगे उस पोर्शन को, सॉफ्ट टिश्यू को। अच्छा, अभी पिछली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया है कि अटैच जिंजाइवा होना चाहिए सफिशिएंट उसमें, लेकिन ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 2 टू 3 एमएम जो है अटैच जिंजाइवा हो ओवर द K9 क्राउन आफ्टर इट हैज एरप्टेड, ताकि जब आप K9 को आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, तो उसके जो सराउंडिंग है उसके क्राउन को वो 2 टू 3 एमएम अटैच जिंजाइवा होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ एक्सिजनल अप्रोच में, पिक्चर्स को देखते हैं। क्लिनिकल पिक्चर्स में ये वो एरिया है जहाँ पे आपको यानी कि वो इम्पेक्टेड K9 मिलेगा। अच्छा, हम यहाँ पे हमारे पास चूँकि पिक्चर अवेलेबल ओपन टेक्नीक के लिए मैक्सिलरी की नहीं है, तो यहाँ हम आपको मैंडिबुलर इम्पेक्टेड K9 की एक्सप्लेन करेंगे। चीज़ एक ही है, आप इसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया? यहाँ देखें, आपको रेडियोग्राफ में इम्पेक्टेड K9 दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब यहाँ कार्टरी के ज़रिए से एक्सीजन किया जा रहा है कि एक सॉफ्ट टिश्यू रिमूव किया जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे आपका जो क्राउन है, वो क्या है, एक्सपोज़ हो चुका है। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ देखें, ये अटैच जिंजाइवा यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट आपने जो रिमूव किया है वो एल्वियोलर म्यूकोज़ा रिमूव किया है, ठीक है ना? आपने इन्हें अटैच जिंजाइवा रिमूव नहीं किया। जब ये इसको इस जगह पे नॉर्मल जो ऑक्लूजन वाली इसकी पोजीशन है, इस पे लाएँगे, तो देयर इज़ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अटैच जिंजाइवा विल बी प्रेजेंट अराउंड द क्राउन ऑफ द टूथ। तो वो जो आपका 2 टू 3 एमएम वाली कंडीशन है, वो सफिशिएंटली ये क्या है, उसको वो करता है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ ब्रैकेट अगर आपने नहीं लगाई, ऑर्थोडोंटिस्ट बाद में ब्रैकेट लगाना चाहता है, तो फिर आपने इसके ऊपर क्या करना है, आपने ड्रेसिंग अप्लाई कर देनी है, ठीक है? अब आ जाते हैं एपिकली पोजीशनड फ्लैप की बात करते हैं। जब आपका क्राउन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप ना हो, यानी एल्वियोलर रिज के करीब हो, ठीक है ना? जो एल्वियोलर क्रेस्ट है वो वाला एरिया है उसके करीब हो, ऑक्लूजन वाले एरिया के करीब हो और मीज़ियली प्लेस्ड हो, तो आपने क्या करना है, एपिकली पोजीशनड फ्लैप ले सकते हैं, ठीक है? अब देखें, यहाँ पे आप एपिकली पोजीशन फ्लैप नहीं दे सकते, जो थोड़ी देर पहले हमने ओपन टेक्निक में सिग्नल में किया। आप देखें, यहाँ अगर आप एपिकली इसको यहाँ फ्लैप लें और इसको नीचे लेकर आएँ, तो आप कितना नीचे लेकर आएँगे? यहाँ तक लेकर आएँगे। तो ये इस वजह से आपका फेल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ तो आपने ओपन किया इसलिए कि आपने नॉन केराटिनाइज्ड या एल्वियोलर म्यूकोज़ा को रिमूव किया, तो यहाँ आपने ओपन टेक्निक करनी है, ठीक है? इसको ट्रैक्शन के ज़रिए से आप इधर ले आएँ इसको,
जहाँ पे यहाँ एपिकली रीपोजिशन फ्लैप नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत डीप है, नीचे है, ठीक है। अगर ये टूथ थोड़ा सा ऊपर होता, इस जगह पे करीब होता, तो आप यहाँ से थोड़ा सा फ्लैप उठा के थोड़ा सा इसको एपिकली नीचे ला के फिर इसको मूव आगे कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ से बहुत नीचे या बहुत ज्यादा डीप है। अब इसको देखें, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्राउन नज़र आ रहा है, जब ये बिल्कुल क्लोज़ है, ठीक है ना? जब हम इसको थोड़ा-सा इंसिजन देंगे, थोड़ा-सा फ्लैप ऊपर उठाएँगे, तो ये हमें ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा और ईज़िली हम इसको अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में ला सकते हैं, ठीक है? यहाँ इसी केस में देखें एपिकल पोज़ीशन फ्लैप लिया गया है, ठीक है? 4 कॉर्नर फ्लैप है, इसको एपिकली रीपोज़िशन कर लिया गया है, सुचर कर दिया गया है, हाफ ऑफ द क्राउन जो है वो एक्सपोज़ कर दिया गया है। अच्छा, अब ये खुद भी आ सकता है, और अगर खुद नहीं आता तो आप इसको ब्रैकेट लगा के ऑर्थोडोंटिकली भी ट्रैक्शन के ज़रिए से भी इसको नॉर्मल पोज़ीशन में ला सकते हैं। अगर इसका स्पेस भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके लिए स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जो है ऐसा कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं की और ये स्पॉन्टेनियसली अपनी पोजीशन में ग्रो कर गया, ठीक है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में ये आ गया, ठीक हो गया, पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर द 9 मंथ्स। अच्छा, ये दूसरा केस देखें, यहाँ पे आपको म्यूकोजा नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बल्ज नजर आ रहा है, थिन म्यूकोजा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इम्पेक्टेड K9, ठीक है, यहाँ पे अब ये देखें, ये सेंट्रल इंसाइजर्स की तरफ टच कर रहा है इम्पेक्टेड K9। अब यहाँ इसको एक्सपोज कर दिया गया है, ठीक है। अगेन जो है 3 कॉर्नर फ्लैप लिया गया है और उसको रिफ्लेक्ट किया गया है, ये पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट किया गया है, क्राउन आपका फुली एक्सपोज है। अब इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी गई है और एपिकली जो फ्लैप था, उसको आपने ये इसको काटना नहीं होता है, इसको सिर्फ एपिकली रीपोजिशन करना होता है और ये फिर इसकी एक्स्ट्रा जो टिश्यू है वो खुद ही एपिथेलियलाइज हो जाता है, ठीक है। एपिकली पोजीशन फ्लैप में जो एक्स्ट्रा टिश्यू है वो आपने उसको रिमूव नहीं करना, क्योंकि इसमें अटैच जिंजाइवा होता है, तो आपने उसको करना है, वो खुद ही एपिथेलियलाइज हो जाएगा। अच्छा, अब आपने जो सर्जिकल एक्सपोजर हम जो डिस्कस कर रहे हैं टेक्निक्स को, उसमें एक सीजनल अप्रोच और एपिकली पोजीशन फ्लैप को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाएंगे, नाउ वी विल कम टू द क्लोज टेक्निक। क्लोज टेक्निक क्या है? क्लोज एरप्शन टेक्निक है। इसमें जो है इम्पेक्टेड टूथ मूव विद इन द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। जबकि ओपन विंडो जो हमारे पास एरप्शन टेक्निक है या टनल ट्रैक्शन टेक्निक है, द इम्पेक्टेड टूथ मूव विद इन द बोनी विंडो। ये जो है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आप उसकी मूवमेंट करेंगे और इसमें जो है आप उसको बोनी जो बोन है उसमें विंडो बनाएंगे, उसमें मूव करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्लोज एरप्शन टेक्निक को देखते हैं। क्लोज एरप्शन टेक्निक में क्या होगा कि आपने फ्लैप उसी तरह ले लिया, ये देखें बल्ज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्राउन है, इम्पेक्टेड मिक्सिलरी K9 का पेलेटली प्लेस्ड है, इसको आपने एक्सपोज कर दिया। जब एक्सपोज कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैचमेंट लगाएंगे, आर्थोडोंटिक अटैचमेंट वो लगा दी। आप उसके साथ देख सकते हैं लाइगेचर है, वायर है, जिसकी वजह से आपने ट्रैक्शन करनी है, ये मेन ऑर्थोडोंटिक वायर है, इसके साथ अटैच करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इसको आपने खींचना है यूं, ठीक है। तो अब अगर देखें तो आपने फ्लैप को ओरिजिनल पोजीशन में आप लेकर आ गए हैं। जब फ्लैप को ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ गए हैं, तो ये फ्लैप यूं आ गया है। नाउ दिस टूथ इज विद इन द सॉफ्ट टिश्यू, इस फ्लैप के अंदर है। जब इस फ्लैप के अंदर है तो इसका मतलब है आप जब ट्रैक्शन इसको यूं लगा के खींचेंगे, नाउ दिस टूथ विल मूव विद इन दिस फ्लैप, ठीक है ना, इस सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होगा। जो हमने कहा कि ना कि दिस दिस जो क्लोज इरप्शन टेक्निक है, ये ठीक है, क्लोज है, अंदर है, बंद है, लेकिन दिस विल मूव विद इन द सॉफ्ट टिश्यू, दिस विल नॉट मूव विद इन द बोन। ये देखो आउटसाइड बोन आ गया है, हमने इसको लगा दिया और नाउ इट विल मूव विद इन द बोन, विद इन द सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। दूसरा केस देख लें क्लोज इरप्शन का। ये जो है हमारे पास इम्पेक्टेड K9 है, दैट इज टचिंग द सेंट्रल इंसाइजर्स को इवन टच कर रहा है, देखें रियरली टच करता है लेकिन टच कर रहा है। नाउ डिसिडुअस जो है वो K9 को रिमूव कर दिया गया है और नाउ परमानेंट K9 को हमने एक्सपोज कर दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ऑर्थोडोंटिक बटन लगा दिया गया है और आपको गोल्डन चेन भी प्लेस कर दी है उसके साथ, ये ट्रैक्शन
के तौर पे काम करेगा और ये अटैचमेंट है बटन जो है, ठीक हो गया? अब जो है आप इसने क्लोज़ इरप्शन टेक्नीक के तहत इस फ्लैप को जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने बयान किया, एक्सप्लेन किया, उसी तरीके से इस आपको रीपोज़िशन आपने कर दिया, सूचरिंग आपने कर दी, ठीक हो गया? और यही लाइगेचर जो लगा हुआ है उसका गोल्डन चेन का वो मेन ऑर्थोडोंटिक वायर के साथ आपने उसको टच कर दिया है, ठीक है? और ये देखें आफ्टर आफ्टर 9 मंथ्स जो है वो फुली इरप्टेड जो इसकी पोज़ीशन है आपको K9 नज़र आ रहा है, ठीक है? अच्छा सर्जिकल स्टेप्स को ज़रा समराइज़ करें। आपने पहले फ्लैप ले लिया, फिर जो है आपने क्या किया है कि अटैचमेंट आपने उसके ऊपर लगा ली, फिर आपने क्या किया कि लाइगेचर जो है या चेन वगैरह जो आप अटैचमेंट के साथ जिसको आप एक्टिवेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो आपने लगा दिया। फिर आपने फ्लैप को ओरिजिनल पोज़ीशन में ले आए और फिर आपने क्या किया बाद में ऑर्थोडोंटिस्ट ने जो है वो उसको क्या किया कि नॉर्मल इरप्शन जो उसका पाथ है, उसमें उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रैक्शन के ज़रिए से मूव किया। तो अब इस जो ये जो हमने डिस्कशन की है, इसको हम इसी को हम क्या करते हैं, एक केस प्रेज़ेंटेशन की शक्ल में डिस्कस करते हैं। ये देखें यहाँ ओपीजी है, आपको इम्पैक्टेड K9 नज़र आ रहा है, ये सेंट्रल इंसाइज़र, ये लेटरल इंसाइज़र, ये डिसिडुअस K9 है, ठीक है? यह क्लिनिकल पिक्चर आपको नज़र आई सेंट्रल इंसाइज़र, लेटरल इंसाइज़र, ये डिसिडुअस K9 है, ठीक हो गया? अब यही वाला जो पिछली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ देखें फ्लैप लिया गया है, ये क्लोज़ इरप्शन टेक्नीक इसकी की गई, ठीक है? जब ये क्लोज़ इरप्शन टेक्नीक को अप्लाई किया गया तो पोस्ट आप देखें आपको K9 जो है वो नॉर्मल पोज़ीशन में नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ देखें K9 जो है वो आपको इरप्टेड फुल्ली इरप्टेड नज़र आ रहा है, ठीक हो गया? अब कंपेयर करें प्री आप, पोस्ट आप ओपीजी को, ठीक है? ये इसको अच्छी तरह देखें क्लिनिकली आपके साथ सॉरी एग्ज़ाम में आपके साथ ये डिस्कशन होती है, दोनों प्री आप और पोस्ट आप ओपीजी को देख लें। इसी तरीके से टी क्लिनिकली प्री आप और पोस्ट आप जो क्लिनिकल पिक्चर है उसको भी कंपेयर कर लें कि इसमें क्या चेंज है। अब हमने जो टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो हमारे पास क्लोज़ टेक्निक है, उसमें क्लोज़ इरप्शन टेक्निक हमने कंप्लीट करनी। नाउ कम टू द ओपन विंडो इरप्शन टेक्निक। ओपन विंडो इरप्शन टेक्निक जो है बेसिकली दिस इज़ द इंट्राऑसियस मूवमेंट ऑफ द इम्पैक्टेड K9, ठीक है? तो क्या करते हैं फॉर अलाइनिंग डीप इंट्राऑसियस इम्पैक्टेड K9 और दूसरा ये है कि आपने टनल भी बनानी है, ठीक है ना? और उस टनल की डायरेक्शन जो होगी दैट दैट विल बी टुवर्ड्स द एल्वियोलर रिज, दैट विल बी टुवर्ड्स द ऑक्लूजन, ठीक है? ताकि टूथ जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ जाए, ठीक है? दूसरा जो है वो जो डिसिडुअस टूथ है ना आपका K9 का, उसको भी एज़ ए यूज़ ऑफ टनल कर सकते हैं। यानी उसके ज़रिए से भी आप ट्रैक्शन लगा के इसको उस पाथवे में आगे ले जा सकते हैं, ठीक हो गया? अब इसको भी हम पिक्चर से एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको K9 नज़र आ रहा है, ठीक है? एंड टचिंग और हिटिंग द लेटरल इंसाइज़र, ठीक हो गया? लेटरल इंसाइज़र का ओपन विंडो इरप्शन टेक्नीक हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखें ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? बाइल्स बाइल्स सा है, ठीक है? ये लेबियली चूँकि प्लेस्ड है ये इम्पैक्टेड K9, ठीक है? तो ये देखें हमने वही फ्लैप ले लिया, 4 कॉर्नर फ्लैप ले लिया। अब एक इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करने के बाद स्मॉल विंडो और फेनेस्ट्रेशन जो है वो बनाएँगे, ठीक है ना? ताकि यहाँ पे फुल्ली हम इसके क्राउन को एक्सपोज़ करें, क्राउन एक्सपोज़ हो गया है, ठीक है? ये जो एरिया है, ये क्या चीज़ है कि आपने डिसिडुअस को रिमूव किया है, ठीक है ना? यहाँ आप देखें, आपने डिसिडुअस टूथ को यहाँ से रिमूव कर दिया, एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है ना? यहाँ एक्सट्रैक्ट किया है आपने और फिर ये बोनी विंडो आपने बनाई है, ठीक है? बोनी विंडो बनाई, यहाँ आपको क्राउन जो है वो क्लियरली विज़िबल है। यहाँ से आपने प्रोब डाला है, कहाँ से? सॉकेट से, डिसिडुअस K9 के सॉकेट से डाला है। अब आपने यहाँ पे हमने क्या करना है कि अटैचमेंट लगानी है, ये आपको अटैचमेंट नज़र आ रही है, यहाँ हम लगाएँगे देखें, यहाँ पे अटैचमेंट लगा दी है, ठीक है? और ये जो ट्रैक्शन वायर है, लाइगेचर है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये डिसिडुअस K9 का जो हमारे पास सॉकेट है, उसको हमने एज़ ए टनल के तौर पे यूज़ करना है।
इसको मूव करेंगे इससे इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया? ये देखें, यहाँ अप्लाई किया गया है और इसको इस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। ठीक है? ये फ्लैप जो है ना ऊपर से आ जाएगा। देखिए इसको क्लोज कर दिया आपने, फ्लैप को क्लोज कर दिया। यहाँ आपने क्या की, अटैचमेंट लगा दी, ट्रैक्शन इसके साथ आ गया थ्रू द सॉकेट। ठीक है? फ्लैप आपने क्लोज कर दिया इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है ना? और ये जो आपके पास लाइगेचर है, इसको आप ऑर्थोडोंटिक वायर के साथ अटैच करके इसको ट्रैक्शन के जरिए से इधर नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे। तो ये क्या हो गया, ओपन विंडो इरप्शन टेक्निक है ये। इसमें यानी कि जो आपका जो मैक्सिलरी इंपैक्टेड केनाइन है, नाउ यू आर मूविंग इट थ्रू द ट्रैक्शन विद इन द बोन। ठीक है ना? आपने इसको क्या किया, इंट्राऑसियस मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए ओपन विंडो इसलिए इसको कहते हैं कि ये देखें आपने विंडो बनाई। ठीक है? या इसको भी आप विंडो कह सकते हैं। ठीक है? और इसके दरमियान में जो एरिया है विद इन द बोन, ये टनल है। ठीक है? तो इस टनल में ये मूव करता है। अब इसी केस को हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। ठीक है? अब यहाँ देखें आपके पास ओपीजी है, यहाँ इम्पेक्टेड के9 है। और एक चीज देखें कि ये जब इम्पेक्टेड के9 है तो इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है डिस्टली। ये टिपिकल एक पिक्चर देख, क्लिनिकली हम इसको देखेंगे। ये देखें रिटेन डिसिडुअस आपको के9 नजर आ रहा है। यहाँ देखिए क्लिनिकली, देखें इस पोजीशन में जब आप सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर मिलें, ठीक है ना, और ये डिफ्लेक्शन हो ऐसे साइड पे और रिटेन डिसिडुअस K9 भी हो, so you can suspect that there is a impacted maxillary K9। ये आपने क्लिनिकली याद करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखें वही जो पिछली पिक्चर्स को हमने डिस्कस किया है, यहाँ समराइज किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंट्राऑसियसली इसको मूव किया है। ठीक है? अब आपने ओपीजी को पोस्ट आप देखें तो नॉर्मल पोजीशन में आपको के9 जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है? यहाँ क्लिनिकल पिक्चर में देखें के9 जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। नाउ कंपेयर द प्री आप एंड पोस्ट ऑफ ओपीजी। ठीक है? इसको बड़े गौर से देखें और इसको कंपेयर करें। इसी तरह क्लिनिकल पिक्चर को प्री आप और पोस्ट आप देखें क्या चेंज आई है। ठीक है? अच्छा, मैक्सिलरी इम्पैक्टेड केनाइन की रिकवरी के लिए आपके पास डिफरेंट सर्जिकल और ऑर्थोडोंटिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ठीक है? अ, लेकिन आपने एक तो इनकी प्रॉपर यूज आपने सीखना है। ठीक है ना? और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मैक्सिलरी इम्पैक्टेड के9 के लिए आपको जो कुछ करना होगा उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने सबसे पहले इन टेक्निक में से आपको जो टेक्निक आपके लिए सूटेबल हो आपके केस के लिए, ठीक है ना, पहले वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना? फिर जब आप उस टेक्निक को सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर जो आपने फोर्सेस अप्लाई करनी है ना, वो आपने प्रॉपर डायरेक्शन में अप्लाई करनी है। ठीक है ना? और वो जो फोर्सेस अप्लाई करनी है, ठीक है, उन पे आपका कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है ना? ताकि आपको डिजायर्ड जो आप रिजल्ट्स चाहते हो या आपका पेशेंट चाहता है, ठीक है ना, तो वो रिजल्ट्स आपको मिले। ठीक है ना? और एक और चीज भी कि आपने कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है, स्पेशली अवॉइडिंग द डैमेज टू द मैक्सिलरी इम्पैक्टेड केनाइन एज वेल एज टू द एडजेसेंट टूथ। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है कि आपने ऑलवेज यूज अ कंट्रोल फोर्स इन द ओरल सर्जरी एंड एज वेल एज फॉर द इन द ऑर्थोडोंटिक ट्रैक्शन। ठीक है? तो चूंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ठीक है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट को भी कंट्रोल फोर्स यूज करनी होगी और ओरल सर्जन को भी ड्यूरिंग सर्जरी उसने कंट्रोल फोर्स यूज करनी है। ठीक है? तो ये एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का और ऑर्थोडोंटिक्स का रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पैक्टेड K9 बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। दूसरा ये है कि क्लिनिशियंस जो है ना, उनको आपस में कोऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेशेंट को उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है और वो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना? तो उसके लिए उनका आपस में
कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद द पेशेंट एज वेल एज विद ईच अदर। अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द टेक्निक बेस्ट फॉर द इम्पेक्टेड टूथ, ठीक है। फिर हम वो सारे जो स्टेप्स हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि अपने ऑर्थोडोंटिक्स और ओरल सर्जन के दरमियान में जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी उसको फॉलो करेंगे, वी विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू।